बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है जी चैप्टर यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है हमारे पास और चैप्टर का नाम है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स जो है वो हमारे पास ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है और इस चैप्टर का आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं और इंट्रोडक्शन के अंदर चंद बातें आपके पास जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो डायनेमिक्स हमारे पास बेसिकली मैकेनिक्स की ब्रांच है। तो काइनेमेटिक्स डायनामिक्स जो सी है वो इसकी मैकेनिक्स की ब्रांच है, जो कि आपके यूनिट नंबर 2 के अंदर काइनेमेटिक्स को पढ़ के आए हैं। अब इसके अंदर जो डायनामिक्स है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है हमारे पास इन विच वी स्टडी अबाउट, किस चीज़ की स्टडी करते हैं। एक तो हम मोशन की स्टडी जो हम पीछे काइनेमेटिक्स के अंदर करके आ चुके हैं। काइनेमेटिक्स के अंदर हमने मोशन की स्टडी की थी, मोशन रेस्ट एंड मोशन था, मोशन की स्टडी की थी। मोशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, स्पीड आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है, एक्सेलरेशन आ जाता है, टाइप्स ऑफ मोशन आ जाता है, ETC कुछ भी मतलब मज़ीद इसके अंदर जो आपने पीछे यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ा। तो ये तो मत था हमारे पास, काइनेमेटिक्स था हमारे पास। तो अगर इस मोशन के साथ हम इसके काजेज़ को ऐड कर लें कि मोशन होने की जो काजेज़ हैं, वजूहात हैं, वो क्या हैं, तो तब हमारे पास जब ये दोनों प्लस हो जाते हैं, यानी कि मोशन और उसके काजेज़ को इकट्ठा जब डिस्कस किया जाता है, तब हमारे पास जो चीज़ बनती है वो हमारे पास डायनेमिक्स बनती है। यानी कि डायनेमिक्स के काजेज़ किस तरह हमारे पास हैं। काजेज़ में आ जाते हैं मोशन के, उसमें हमारे पास फोर्स आ सकती है, उसके बाद हमारे पास मोमेंटम आ जाता है, इनर्शिया आ जाता है, लॉज ऑफ मोशन आ जाते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ जाता है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आ जाता है। उसके बाद फ्रिक्शन आ जाती है हमारे पास, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्सेज होगी, जितनी भी फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं वो सारी की सारी जो सी हैं वो हमारे पास काजेज़ के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर जो काजेज़ हैं, यानी कि वो सर्कुलर मोशन होने के लिए जो काजेज़ होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाती है, एक हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाती है। तो ये सारी की सारी जो सी हमारे पास चीज़ें हैं ये इसके काजेज़ बन जाते हैं। तो जब हम मोशन और उसके काजेज़ को इकट्ठा कर लेते हैं तो उस वक़्त हमारे पास जो चीज़ बनती है वो हमारे पास क्या बन जाती है, डायनामिक्स बन जाती है। तो डायनामिक्स के अंदर हमने किस किस चीज़ को, ये तो आप लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। स्पीड को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन वगैरह सारे जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो अब मोशन के साथ हमने काजेज़ को डिस्कस करना है, तो जिसके के लिए मेन जो ये हमारे पास है चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 जो है वो हमने स्टार्ट किया। टॉपिक है हमारे पास फोर्स, मोमेंटम और इनर्शिया हमारे पास काजेज़ जो से हैं। तो इस चैप्टर का हमारे पास जो पहला मेन टॉपिक है वो तो था डायनेमिक्स, जो जिसका इंट्रोडक्शन हमने किया पहले। डायनेमिक्स हमारे पास है क्या, तो इस यूनिट के अंदर हमने बेसिकली कंप्लीट जो है यूनिट नंबर 3 के अंदर डिस्कस करने हैं वो काजेज़ डिस्कस करने हैं। और काजेज़ के अंदर जो है वो हमारे पास फोर्स आ जाती है, मोमेंटम, इनर्शिया, लॉज ऑफ मोशन आ जाते हैं। उसके बाद टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट आ जाता है, टॉपिक है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाता है, फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन आ जाता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस आ जाती हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की टाइप्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सर्कुलर मोशन एंड पे आ जाता है और उसकी कुछ बेनिफिट्स जो हैं सर्कुलर मोशन के हमारे पास वो डिस्कस करेंगे हम, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह हमारे पास आ जाता है। तो ये तो था हमारे पास इस यूनिट का इंट्रोडक्शन। तो पहला हमारा टॉपिक जो है वो हमारे पास क्या है, फोर्स। तो क्वेश्चन रेज होता है जी कि व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स है क्या हमारे पास। तो फोर्स बेसिकली हमारे पास ऐसी चीज़ है जो किसी बॉडी को मूव करवाती है, ठीक है, किसी बॉडी को क्या करती है, मूव करवाती है, या फिर टेंड टू मूव का मतलब होता है कि उस बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करवाती है। इसमें दो बातें आ जाती हैं। आपकी उस फोर्स के लगाने की वजह से हो सकता है कि वो बॉडी मूव करे, अपनी जगह से एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाए या मूव हो जाए, लेकिन अदर काज आ जाता है कि अगर आप फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी मूव ही नहीं करती, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो फोर्स ही नहीं लगी उसके ऊपर, या हम कंसिडर ही ना करें कि वो फोर्स है। तो
इसीलिए साथ बात कर दी गई है कि और टेंड टू मूव, यानी कि मूव करने की कोशिश भी करना जो सी है वो भी हमारे पास क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है। इसके बरअक्स उल्ट जो है हमारे पास आ जाता है कोई ऐसी बॉडी जिसको हम स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, यानी कि रोकने की कोशिश करते हैं, जिसको रोकने के लिए आगे हम जो है वो चाहे हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स हो जाए, या कोई पर्सन जो है वो उसको पुश करता है या पुल करता है उसको रोकने के लिए, तो उसके लिए भी फोर्स लगती है। और स्टॉप के बाद हमारे पास फिर दोबारा आ जाता है टेंड टू मूव, टेंड यानी कि दोबारा हमारे पास फिर क्या आ जाता है, कोशिश करती है उसको रोकने की। तो फोर्स जो सी है इस डेफिनेशन से हम इस तरह लगा सकते हैं कि किसी भी बॉडी की जो मोशन है उसके अंदर किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए या उसको मूव करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसी किसी बॉडी को रोकने के लिए या उसको रोकने की कोशिश करने को जो है वो हमारे पास क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। तो एग्जांपल नंबर 1 आ जाती है हमारे पास, एक पर्सन है, वो हमारे पास किसी भी ब्लॉक को, कोई टेबल आ जाता है, कोई चेयर आ जाती है, कोई भी और ऐसी चीज़ जिसको जो है वो पुश करता है या पुल करता है, या उसके ऊपर आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करता है किसी भी बॉडी को। ये हमारे पास बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकती है, वो आपके पास चाहे चेयर हो सकती है, टेबल हो सकता है, वॉल हो सकती है, फुटबॉल हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कुछ भी कोई भी बॉडी जो सी है उसके ऊपर जब आप फोर्स लगाता है तो उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ मैंने ऊपर डिस्कस भी की हैं कि मे भी वो मूव कर जाए और हो सकता है कि वो मूव ना करे। इसके अंदर तो आ जाता है, ये मूव की बात आ जाती है कि वो मूव कर गई, लेकिन ये जो नॉट की बात आ रही है वो इसलिए आ रही है कि टेंड टू मूव, यानी कि इसके अंदर कोशिश हुई है, फोर्स लगी है, लेकिन वो बॉडी मूव नहीं हुई, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो फोर्स जो है वो दो तरह की हो सकती है, एक पुश भी हो सकती है और एक पुल भी हो सकती है। हम किसी बॉडी को जो है वो किसी तरह पुश भी कर सकते हैं, उसको खींच सकते हैं अपनी तरफ, तो वो भी फोर्स होगी। और अगर हम किसी बॉडी को धक्का लगाते हैं, यानी कि उसको जो है वो पुश करते हैं, तो तब भी हमारे पास क्या होता है, वो फोर्स कहलाती है। तो इस तरह पुश और पुल जो है वो दोनों के दोनों जो सी चीज़ें आ जाती हैं, वो हमारे पास क्या आ जाती हैं, फोर्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक हो गया। तो ये तो थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 आ जाती है। फोर्स को हम जो है वो मैंने भी पीछे भी बात की है कि फोर्स इज़ आल्सो कॉल्ड पुश और पुल। हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बॉडी को पुश करें या पुल करें तो वो भी हमारे पास फोर्स कहलाती है। तो एग्जांपल नंबर 2 है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कार है, तो इस कार के ऊपर कोई भी पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है इसको, यानी कि इसको पुश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक हो गया। या कोई पर्सन जो है वो इसको किसी भी चीज़ की मदद से खींच रहा है, यानी कि पुल कर रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी, फोर्स कहलाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 आ जाती है। जैसे वॉल है हमारे पास, या ये वाइट बोर्ड है, इसको मैं इधर से ऐसे धक्का लगा रहा हूँ या पुश कर रहा हूँ, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी, फोर्स। अब ये देखें, इसमें ये मैंने अभी इसे पुश किया है, लेकिन दीवार को मैं हिला नहीं सकता, आगे नहीं मूव करवा सकता, तो इसके अंदर ये अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये फोर्स नहीं लगी, यानी कि ये किस क्राइटेरिया में आ जाएगा, टेंड टू मूव के क्राइटेरिया में आ जाएगा। अगर कोई चीज़ है मैं उसको मूव करवा देता हूँ, जैसे मेरे पास ये बुक है, तो ये एक टेबल के ऊपर पड़ी हो, तो मैं इसे खींचता हूँ, उठाता हूँ या इसको दबाता हूँ नीचे, तो ये मेरे पास जो सी है वो फोर्स कहलाएगी। अगर मैं इसको उस टेबल के ऊपर घसीटता हूँ तो ये मूव करेगी। ठीक है। यहाँ पे हवा के अंदर भी मैं इसे होल्ड करके पकड़ के खड़ा हूँ, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाती है, क्या उसका नाम है, फोर्स कहलाती है। तो इस तरह नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है कि अगर एक बॉडी जो सी है, जस्ट लाइक ए फुटबॉल है ये हमारे पास, तो ये फुटबॉल जो है ग्राउंड के ऊपर पड़ा है, एक जगह पे स्टेबल है, स्टॉप कंडीशन के अंदर है। ठीक है, स्टॉप कंडीशन के अंदर है। अब क्या इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर फोर्स लग रही है, हालांकि ये तो एक जगह पे खड़ा है। अगर एक जगह पे खड़ा है तो इसके ऊपर फोर्स, जाहिर बात है इसके ऊपर फोर्स लग रही है। इसके अंदर कंसेप्ट कुछ इस तरह हो जाता है कि इसके ऊपर हमारे पास कौन सी फोर्स लग जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाती है।
ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रही है। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, एक फोर्स होती तो ये मूव करता, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक और फोर्स लग रही है, नॉर्मल फोर्स जिसे हम कहते हैं। नॉर्मल फोर्स लग रही है इसके ऊपर, जिसकी वजह से अब ये दोनों की दोनों जो फोर्सेस हैं, दोनों की दोनों जो फोर्सेस हैं, ये क्योंकि बैलेंस्ड हैं, बैलेंस्ड हैं, तो इसलिए इसकी वजह से ये यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है, एक जगह पे स्टॉप है। देखें, बॉडी हमारे पास एक जगह पे ही है, उसी जगह पे पड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिसे हम कहते हैं एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो एक हमारे पास नॉर्मल फोर्स है, जिसकी वजह से ये अपनी जगह पे, बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से ये अपनी जगह पे मौजूद है। अब मूव कब होता है, जब इसके ऊपर इस वक्त इसकी नेट फोर्स जो सी है, नेट फोर्स जो सी है वो हमारे पास क्या है, जीरो। अगर इसके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स और लगती है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो है वो इसको किक करता है, तो वो एक फोर्स लगेगी इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये जो है वो आगे क्या करना शुरू हो जाएगा, मूव करना शुरू हो जाएगा। जब मूव करना शुरू हो जाएगा, जब ये मूव करना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि इसकी नेट फोर्स जो है वो चेंज होगी, या फिर इसकी नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो नहीं रहेगी। इसकी नेट फोर्स फिर आप क्या कह सकते हैं, ज़ीरो नहीं रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये मूव करने लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन एक और आ जाती है कि अगर बॉडी है हमारे पास और वो मूव कर रही है, यानी कि वही फुटबॉल जो है वो मूव करके इस जगह पे आ जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास मूव कर रहा है, उस वक्त एक कंडीशन इसके ऊपर हम लगाते हैं कि इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है हमारे पास, किसी किस्म की फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। जब हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही और ये बॉडी जो है मूव कर रही है, यानी कि फुटबॉल मूव कर रहा है किसके अंदर, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म स्पीड है, सॉरी इसकी, जब इसकी यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी, कोई भी हो सकती है, 2 मीटर पर सेकंड हो सकती है, 3 मीटर पर सेकंड हो सकती है, जो भी वो उसकी फोर्स मतलब सॉरी स्पीड होगी, वो उससे ये कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहेगा, आगे चलता जाएगा। हालांकि इसके ऊपर दो फोर्सेस भी लग रही हैं, एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, ठीक है, एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, और दूसरी हमारे पास इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स जो है वो भी एक्ट कर रही होगी। तो दोनों फोर्सेस लगने के बावजूद ये बॉडी मूव करती जा रही है, तो उस वक्त यूनिफॉर्म स्पीड होगी हमारे पास। अब इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स जो है वो हालांकि है ज़ीरो, नेट फोर्स जो है वो है ज़ीरो, लेकिन ये बॉडी मूव करती जा रही है, यानी कि फुटबॉल जो है वो मूव करता जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो उनसे होती हैं वो हमारे पास इसके ऊपर ज़ीरो हो। ये बेसिकली पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स के अंदर अज्यूम किया जा सकता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्सेस वगैरह उसके ऊपर ख़त्म कर दी जाएँ, तो वो बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में रहेगी, यानी कि एक ही स्पीड रहेगी। उसकी स्पीड बढ़ेगी या तब या कम ज़्यादा होगी, अगर इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट कर जाती हैं तब इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और अगर इसको कोई पर्सन अगेन किक करता है और उसके किक करने की वजह से इसकी स्पीड बढ़ सकती है, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड थी तो 3 से जो है वो 7, 8, 9 मीटर पर सेकंड तक भी जा सकती है। तो इसके अंदर अब दो जो है वो हमने कैटेगरीज डिस्कस की हैं। इसके अंदर भी हमारे पास नेट फोर्स ज़ीरो थी, लेकिन बॉडी जो सी थी वो एक जगह पे रेस्ट हालत में थी। यूनिफॉर्म मोशन में आई है, लेकिन तब भी हमारे पास नेट फोर्स यूनिफॉर्म स्पीड में आई है, तब भी हमारे पास नेट फोर्स ज़ीरो थी। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इसकी फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं लग रही थी। यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो दो कंडीशंस हैं कि दो कंडीशंस के अंदर नेट फोर्सेस जो हैं ज़ीरो हों तो रेस्ट भी हमारे पास, यानी कि रेस्ट हालत में भी वो बॉडी रह सकती है अगर उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट करती हैं। तो अगर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट नहीं करती तो फिर हमारे पास वो यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर वो बॉडी मूव करती रहेगी।